वर्ष 2025 में पश्चिम बंगाल के हृदय में स्थित एक दूरस्थ गांव शांतिनगर में रहस्य और भय का एक वातावरण एक प्राचीन परित्यक्त हवेली को घेरे हुए था। गांव की सीमा पर स्थित इस हवेली को स्थानीय लोग भवन, भूतिया या भूतों का घर के नाम से जानते थे। 19वीं शताब्दी में अमीर व्यापारियों के एक परिवार द्वारा बनाई गई यह हवेली टेढ़ी मेढ़ी आम की झाड़ियों और कांटेदार बेलों से घिरी हुई थी, जो इसकी जर्जर पत्थर की दीवारों को ऐसे जकड़े हुए थीं मानो प्रकृति खुद इसके रहस्यों को छुपाने की कोशिश कर रही हो। खिड़कियां सड़ी गली लकड़ियों से बंद थीं, जिन पर लटकी हुई फटी हुई पर्दे हवा में फड़फड़ाते थे, और छत जो कई आंधियों में टूट चुकी थी, उससे सूरज की किरणें अंधेरे में धारियों के रूप में प्रवेश करती थीं। शांतिनगर के निवासी इस हवेली के बारे में कानाफूसी करते थे। उनका कहना था कि यह हवेली एक क्रूर व्यापारी राजेश्वर की आत्मा से प्रेत बाधित है, जो 1950 के दशक में रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। कहा जाता है कि उसने अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी थी, और तब से यह हवेली गायब हो चुके लोगों और श्रापों की कहानियों का केंद्र बन गई। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, सिवाय कुछ निडर युवाओं के, जो रात के अंधेरे में इसके टूटे कांचों पर पत्थर फेंककर भाग जाते जब अंदर से किसी के कराहने की आवाज सुनाई देती। इसी गांव में रहती थी राधिका, 25 वर्ष की एक स्वतंत्र फोटोग्राफर, जो छायाओं में छिपे रहस्यों को उजागर करने की दीवानी थी। गांव के एकरस जीवन से ऊब चुकी राधिका, जहां वह अडोबी से बनी अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठकर फोटो एडिट करती रहती, एक दिन भवन भूतिया को एक्सप्लोर करने निकल पड़ी। उसे उम्मीद थी कि वहां की तस्वीरें उसकी करियर को नई ऊंचाई देंगी और गांव की अंधविश्वास भरी कहानियों को झूठा साबित करेंगी। राधिका की बड़ी बड़ी गहरी आंखें उसकी मां की विरासत थीं, और उसके कंधों पर लहराते काले बाल अक्सर एक रंग बिरंगे रूमाल में बंधे रहते थे। उसकी पुरानी लेकिन भरोसेमंद निकॉन कैमरा हमेशा उसकी गर्दन से लटकती रहती, मानो कोई ताबीज हो। वह अपने बैग में एक्स्ट्रा लेंस, एक नोटबुक और अपने पसंदीदा लड्डू रखती थी, अज्ञात से भिड़ने के लिए तैयार रवाना होने से पहले उसने अपना प्लान अपने बचपन के दोस्त विक्रम को बताया, जो गांव का एक स्थानीय अकाउंटेंट था। वो घर खतरनाक है राधिका, उसने चेतावनी दी। लोग कहते हैं कि राजेश्वर आज भी वहां भटकता है। वे दोनों एक चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे, और मसालों की खुशबू आसपास के धूप की गंध से मिलकर एक रहस्यमयी माहौल बना रही थी। राधिका मुस्कुराई और इन बातों को गांव की लोक कथाओं के रूप में टाल दिया। वह डर को कला में बदलना चाहती थी और यह साबित करना चाहती थी कि कहानियां सिर्फ कहानियां होती हैं। बुधवार 21 मई 2025 की दोपहर को, जब आसमान में घने बादल मानसून का संकेत दे रहे थे, राधिका हवेली की ओर चल पड़ी। उसके चप्पलों की आवाज सूखी मिट्टी पर गूंज रही थी। हवा में चंपा के फूलों की मीठी खुशबू और सड़ी लकड़ी की तीखी गंध घुली हुई थी। जब वह मुख्य द्वार पर पहुंची तो एक पुराना महोगनी का दरवाजा, जो केवल एक ही कुंडी पर लटक रहा था, हवा में चरमराया, मानो कोई पुराना विलाप। हवेली के अंदर और भी ज्यादा अंधेरा था जितना उसने सोचा था। फर्नीचर पर मकड़ी के जाले जमे हुए थे, धुंधले शीशे रोशनी के बिखरे हुए अक्स लौटा रहे थे, और फर्श पर पड़ी संगमरमर की टाइलें उसके कदमों के नीचे कराह रही थीं। वह तस्वीरें लेने लगी। कैमरे की क्लिक करती आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। वह एक टूटी कुर्सी और एक दीवार पर उभरी हुई खरोंचों को कैमरे में कैद करने लगी, जो किसी के नाखूनों से बनी प्रतीत हो रही थीं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, एक सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। उसने सोचा ये बस खिड़की से आई नम हवा थी। तभी उसने ऊपर की मंजिल से एक धीमी खरखराहट जैसी सांस लेने की आवाज सुनी। उसका दिल धड़क उठा, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे ले गई। उसने टूटी हुई सीढ़ियों पर कदम रखा। हर सीढ़ी एक चेतावनी की तरह चरमरा रही थी, जिसे उसने अनदेखा कर दिया। ऊपर पहुंचकर उसे एक कमरा मिला। वहां एक टूटी हुई महोगनी की चारपाई थी,
एक जंग लगा लोहे का संदूक और एक एबनी की मेज पर एक पुरानी सिपिया रंग की तस्वीर रखी थी। तस्वीर में एक व्यक्ति था जिसकी गहरी आंखें और हल्की दाढ़ी थीं। उसकी निगाहें उसे ऐसे देख रही थीं जैसे कोई उसे दोष दे रहा हो। नीचे लिखा था, राजेश्वर। इस रहस्य को समझने से पहले ही उसे ऊपर के अटारी से किसी के धीरे धीरे उतरने की आहट सुनाई दी और कमरे के दरवाजे के पीछे एक परछाई सरक गई। राधिका सन्न रह गई। कैमरा अब भी उसके कांपते हाथों में था और वो आहट धीरे धीरे नजदीक आती जा रही थी। उसके कंधों पर निगाहों का बोझ बढ़ने लगा। सांसें समेटते हुए उसने हिम्मत जुटाई और कमरे की ओर फिर से देखा। संदूक को खोलने पर उसे धूल से सने कपड़े, एक जंग लगी टेढ़ी छुरी और एक पुराना डायरी मिला। डायरी की पन्नियां पीली पड़ चुकी थीं और उसमें लाल स्याही से लिखा था, उन्हें कभी पता नहीं चलना चाहिए। यह वाक्य कई बार दोहराया गया था। हवा अचानक ठंडी हो गई और कमरे में एक धात्विक गंध भरने लगी, जैसे सूखे खून की। उसे खांसी आ गई। तभी कमरे का दरवाजा जोर से बंद हुआ और राधिका ने डरते हुए पीछे देखा। वहां कोई नहीं था। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि वह उसकी धड़कनों को सुन सकती थी। भागने का मन था, लेकिन कोई अनजानी ताकत, शायद रहस्य को समझने की लालसा या एक अद्भुत तस्वीर लेने की लालच, उसे रोक रही थी। तभी एक कांपती फुसफुसाती सी आवाज कमरे के एक कोने से आई, तुझे यहां नहीं होना चाहिए था। भय ने उसे जकड़ लिया। वह दौड़ पड़ी सीढ़ियों की ओर, ठोकर खाती, गिरती पड़ती। पीछे से आता भारी सा कोई आवाज में गूंजता रहा। वह दरवाजे से बाहर निकली और मिट्टी में गिर पड़ी। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली की ऊपरी मंजिल की एक खिड़की पर कोई लंबा धुंधला सा व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। कांपते हुए राधिका ने अपनी कैमरा उठाई और एक आखिरी तस्वीर ली। फिर गांव की ओर भाग पड़ी, इस बात से अनजान कि उसने कुछ ऐसा जगा दिया है जिसे अब वह रोक नहीं सकती। शांतिनगर की अपनी मिट्टी की झोपड़ी में लौटकर राधिका ने गहरी सांस लेने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर अब भी कांप रहा था। उसने कैमरे के डिस्प्ले पर तस्वीरें देखीं, केवल केरोसिन की धीमी रोशनी में। तस्वीरें चौंकाने वाली थीं। बादलों से ढंकी हवेली, अंदर का अंधकारमय माहौल जहां मकड़ियों के जाले पर्दों की तरह लटक रहे थे और फर्नीचर धूल से ढंका था। लेकिन आखिरी तस्वीर में एक धुंधली आकृति खिड़की पर दिखाई दे रही थी। एक परछाई जो पहले जितनी साधारण नहीं लग रही थी। उस आकृति की बनावट अस्पष्ट थी, लेकिन उसकी आंखें किसी अलौकिक शक्ति से चमक रही थीं, जैसे अब भी वह कैमरे की स्क्रीन के पार राधिका को घूर रही हो। कमरे की हवा भारी लग रही थी, जैसे वहां अगरबत्ती की हल्की महक फैली हो, जबकि उसने कोई अगरबत्ती नहीं जलाई थी। एक ठंडक उसकी रीढ़ में ऊपर चढ़ गई, जैसे कोई अदृश्य चीज उसके बहुत पास हो। कैमरे में खिंची उस आखिरी तस्वीर की क्लिक अब भी उसके दिमाग में एक दूर के नगाड़े की तरह गूंज रही थी। उसने फैसला किया कि वो तस्वीरें अपने बचपन के दोस्त और गांव के मुनीम विक्रम को दिखाएगी। शायद वो इन तस्वीरों का कुछ मतलब निकाल सके या इसे अपने लेखन या गांव के अखबार में कहानी के तौर पर इस्तेमाल कर सके। अगली सुबह दोनों मंदिर के पास की चाय की दुकान पर मिले। वहां की चाय की मसालेदार खुशबू और तली हुई पूरियों की महक सुबह की आरती की घंटियों और जागते हुए गांव वालों की बातचीत के साथ मिलकर माहौल को जीवंत बना रही थी। विक्रम ने तस्वीरें ध्यान से देखीं, हर एक को गहरी नजरों से। उसकी आंखें खुलती जा रही थीं और हाथों में कैमरा थोड़े कांपने लगा था। ये कोई रोशनी की चाल नहीं है राधिका, ये असली लगता है, उसने धीरे से कहा, मानो डर रहा हो कि अगर जोर से बोलेगा तो वो जो तस्वीरों में है हकीकत में आ जाएगा। विक्रम ने बताया कि राजेश्वर नाम एक पुरानी काली दास्तान से जुड़ा हुआ है। एक निर्दयी व्यापारी जो 1950 के दशक में अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या के आरोपों के बाद एक तूफानी रात में गायब हो गया था। उसकी हवेली तब से वीरान और श्रापित मानी जाती है
और लोग कहते हैं कि उसका आत्मा अब भी वहां भटकता है। राधिका उस रहस्य से और भी खिंच गई थी, लेकिन उसके अंदर का डर भी गहराता जा रहा था। उसने तय किया कि वह भूतिया भवन दोबारा जाएगी, इस बार विक्रम के साथ। उनके पास एक टॉर्च, एक डिजिटल रिकॉर्डर और एक दृढ़ निश्चय था कि वे अब इस रहस्य की तह तक जाएंगे। हवेली तक का रास्ता सन्नाटे से भरा था। सूखी मिट्टी पर उनके कदमों की आवाज पक्षियों के गीतों में गूंज रही थी, जो जैसे जैसे वे हवेली के पास पहुंचे धीमी होती गई, जैसे प्रकृति भी उन्हें चेतावनी दे रही हो। आसमान बादलों से ढका हुआ था, मानो मानसून दस्तक दे रहा हो, और नम हवा आम के पेड़ों की पत्तियों को हिला रही थी। उनकी परछाइयां बारिश के पानी के गड्ढों में थरथरा रही थीं, जैसे कोई आत्माएं नाच रही हों। अंदर घुसते ही उन पर एक अजीब सी गंध हावी हो गई, सीलन, जली हुई अगरबत्ती और कोई धातु जैसी बू, जो या तो सूखे खून जैसी थी या बहुत पुरानी जंग जैसी। कमरे में सन्नाटा इतना घना था कि वे एक मच्छर की भनभनाहट और छत से टपकती पानी की बूंदों की आवाज तक सुन सकते थे। उन्होंने ग्राउंड फ्लोर से शुरू किया, रिकॉर्डर चालू कर दिया और राधिका फिर से तस्वीरें लेने लगी। हर क्लिक के साथ उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। लकड़ी की फर्श पर उनके कदमों की चरमराहट किसी चेतावनी की तरह लग रही थी। विक्रम ने ऊपर जाने का सुझाव दिया, उसी कमरे में जहां राधिका ने राजेश्वर की तस्वीर देखी थी। वह हिचकिचाई, उसका पेट मरोड़ने लगा था। दिल की धड़कन दूर के बादलों की गड़गड़ाहट से मिलती जुलती लग रही थी। टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियां उनके वजन से कराह उठीं। टॉर्च की रोशनी में मकड़ियों के जाले फटे हुए पर्दों की तरह लटक रहे थे। दीवारों पर खरोंच के निशान थे, मानो इंसानी नाखूनों से बने हों, और सीलन पानी की बूंदों की तरह बह रही थी, जैसे पत्थर भी रो रहे हों। ये पूरा दृश्य किसी भयानक सपने जैसा लग रहा था। कमरे में लोहे का संदूक अब भी खुला था। राधिका ने देखा कि डायरी से कुछ पन्ने गायब थे और कुछ नए पन्ने अंदर रखे गए थे। उन पर गंदे उंगलियों के निशान और हाल ही की लिखाई थी, जैसे किसी ने पिछले कुछ घंटों में उसे छुआ हो। विक्रम ने कमरे की आवाजें रिकॉर्ड करना शुरू किया। टॉर्च की हल्की भनभनाहट, लकड़ी के फर्श की चरमराहट, और राधिका तस्वीरें ले रही थीं। टूटा हुआ बिस्तर, फटे हुए चादरें, इबोनी की मेज जिस पर अब भी राजेश्वर की तस्वीर थी लेकिन थोड़ी हिली हुई, और दीवारों पर परछाइयां जो बिना हवा के भी हिल रही थीं। अचानक विक्रम की टॉर्च झपकी और बुझ गई। कमरा अंधकार में डूब गया, केवल बाहर की बिजली की हल्की चमक ही थी। तभी कोने से एक आवाज आई, एक गहरा सिसकता सा स्वर, जैसे कोई इंसानी सांस या कोई जानवर गुनगुना रहा हो। राधिका की गर्दन में झुरझुरी दौड़ गई, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी त्वचा को छू गया हो। राधिका, चलो यहां से, विक्रम ने फुसफुसाया। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। उसका हाथ पसीने से भीग गया था। रिकॉर्डर अब बेकार हो चुका था। तभी दरवाजा जोर से बंद हुआ, इतनी ताकत से कि उसका धमाका बिजली के गड़गड़ाने जैसा लगा। वे कमरे में कैद हो गए। रिकॉर्डर ने आवाज पकड़ी। छत से कोई भारी चीज धीरे धीरे नीचे उतर रही थी, लकड़ी की कराहट के साथ। और फिर एक रूखी डरावनी आवाज कमरे में गूंज उठी, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। घबराकर विक्रम ने दरवाजा कंधे से तोड़ने की कोशिश की। राधिका ने कैमरा उस कोने की ओर घुमाया जहां से आवाज आई थी। एक धुंधली आकृति थी, लंबी, हाथ में एक टेढ़ी चाकू, और उसकी आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह जल रही थीं। वे टूटे हुए खिड़की की ओर भागे, नीचे कीचड़ में कूद गए। राधिका का टखना मुड़ गया और विक्रम की कमीज एक कील में फंसकर फट गई, लेकिन डर ने उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। पीछे खिड़की पर वही आकृति खड़ी थी, उन्हें देख रही थी। भागते समय विक्रम का रिकॉर्डर गिर गया, लेकिन वह अब भी रिकॉर्ड कर रहा था, और उसमें एक डरावनी धीमी हंसी सुनाई दी जो जैसे पेड़ों के बीच गूंज रही थी। गांव लौटकर दोनों ने तस्वीरें और ऑडियो फिर से देखे। राधिका ने अगरबत्ती जलाई थी ताकि खुद को शांत रख सके, लेकिन उसकी कपड़ों और बालों में अब भी कीचड़ की बदबू बसी थी।
तस्वीरों में वो आकृति और साफ दिख रही थी, एक आदमी जिसकी शक्ल धुंधली थी लेकिन आंखें बेहद तीखी। ऑडियो में वही आवाज थी, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर केवल बारिश की बूंदों की आवाज। विक्रम ने तय किया कि वह यह सबूत पुलिस को देगा। राधिका को जिंदा बचने की राहत थी, लेकिन उसके भीतर एक डर और अपराध बोध भी था। अब वो जान चुकी थी कि राजेश्वर की कहानी सिर्फ कहानी नहीं थी, उसकी जिज्ञासा ने उन्हें मौत के मुंह तक पहुंचा दिया था। अगले कुछ दिनों में राधिका को लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। रात में उसकी झोपड़ी के बाहर परछाइयां चलती थीं, सुनसान गली में कदमों की आवाजें आती थीं, और एक दिन उसकी दहलीज पर एक नोट पड़ा था, दूर रहो एक और दिन, उसे पता है तुम कहां हो। वो हाथ की लिखावट इतनी टेढ़ी मेढ़ी थी कि उसे पढ़ते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते। उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। अब वह हर खिड़की और दरवाजा बंद करके सोती थी, हर कोने में अगरबत्ती जलाती ताकि किसी तरह डर को दूर किया जा सके। विक्रम ने बताया कि पुलिस जांच शुरू करेगी, लेकिन गांव वाले अब उससे कतराने लगे थे। वे कहते, उसने राजेश्वर को जगा दिया है और अब गांव पर मुसीबत आएगी। शांतिनगर की शांत जिंदगी अब डर और अफवाहों से भर गई थी। बच्चे उसकी झोपड़ी से दूर रहते और बड़े लोग फुसफुसाते कि अब हवेली से रात में कोई कराहने की आवाजें आती हैं। राधिका जानती थी ये अंत नहीं था। हर छोटी आवाज, सुबह की चिड़ियों की चहचहाहट या दूर कहीं कुत्ते का भौंकना, उसे चौकन्ना कर देता था। और हर रात वो सोचती थी, क्या वो आकृति अब उसकी ही दहलीज तक पहुंच चुकी है। 2025 की जून की एक बरसाती रात में शांतिनगर गांव एक ऐसे हादसे से हिल गया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। राधिका, जो अब भी भय और अपराध बोध का बोझ उठाए हुए थी, क्योंकि उसने विक्रम को भूतिया भवन के रहस्य में घसीटा था, तय कर चुकी थी कि अब समय आ गया है कि वह उस रहस्य का सामना करे जिसे उसकी जिज्ञासा ने जन्म दिया था। पुलिस को हवेली में छोड़े गए रिकॉर्डर पर खून के निशान मिले थे, लेकिन कोई स्पष्ट संदिग्ध नहीं था और साक्ष्य सिर्फ तस्वीरों और ऑडियो तक सीमित थे। मामला अब भी खुला था और गांव वालों में यह अफवाह फैल चुकी थी कि राजेश्वर अपनी प्रतिशोध की आग में छायाओं से लौट आया है। अब ज्यादा सतर्क लेकिन भीतर से दृढ़ निश्चय के साथ राधिका ने विक्रम और एक पुलिस अधिकारी के साथ अंतिम बार हवेली लौटने की योजना बनाई। उनके पास शक्तिशाली टॉर्च, नया रिकॉर्डर, रस्सियां और साहस था, उस कहानी को समाप्त करने का साहस जिसने उनकी जिंदगी को निगल लिया था। उस शाम 4:26 बजे तेज बारिश हो रही थी। आम के पेड़ों की पत्तियों पर टपकती बूंदों की आवाज दूर गूंजते बादलों की गर्जना से मिलकर भयावह संगीत रच रही थी। कीचड़ से भरा रास्ता हर कदम को कठिन बना रहा था और उनके कपड़े भीग चुके थे। हवा में भीगी मिट्टी की गंध थी, चंपा के फूलों की खुशबू और एक हल्की सी अगरबत्ती जैसी महक जो हवेली से आ रही थी, मानो वहां अब भी कोई या कुछ रह रहा हो, अंधेरे में पूजा करता हुआ। जब वे अंदर घुसे, हवेली पहले से कहीं ज्यादा जीवित महसूस हो रही थी। हर बिजली की चमक पर दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं, जैसे किसी डरावने दृश्य की झलकियां। पुलिस अधिकारी सबसे आगे चल रहा था और उसकी टॉर्च ने दीवारों पर ताजा खरोंच के निशान, संगमरमर की जमीन पर गीले पांवों के निशान और सीढ़ियों की ओर जाता हुआ पानी का एक निशान उजागर किया, जैसे अभी किसी ने ऊपर चढ़ाई की हो। वे ऊपर पहुंचे, उसी कमरे में जहां सब शुरू हुआ था। लोहे का संदूक खुला हुआ था और डायरी में एक नया पन्ना जुड़ा हुआ था, लाल स्याही में लिखा हुआ, जो ताजे खून की तरह टपक रहा था। तुम बच नहीं पाओगे। रिकॉर्डर ने एक आवाज कैद की, भारी सांसों की, फिर ऊपर अटारी में से खींचते हुए कदमों की, मानो कोई भारी शरीर लकड़ी की बलियों पर चल रहा हो। अधिकारी ने जोर से चिल्लाकर कहा कि जो भी वहां है सामने आ जाए। तभी एक परछाई से एक आदमी निकला, लंबा, दुबला, हाथ में टेढ़ी कटार, आंखें जंगली जो टॉर्च की रोशनी में चमक रही थीं। उसके कपड़े फटे पुराने थे
जैसे किसी पुराने संदूक से निकाले गए हों। वह गांव का एक एकांतवासी था, अनिल। उसने कबूल किया कि वह सालों से हवेली में छिपकर रह रहा था। वह राजेश्वर की कहानी का दीवाना हो चुका था और उसकी तरह हत्याएं करके खुद को उस व्यापारी की विरासत का हिस्सा मानता था। उसने विक्रम पर कटार से वार किया, लेकिन पुलिस अधिकारी ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए उसके कंधे पर गोली चलाई। अनिल चीखता हुआ गिर पड़ा। उसका खून कीचड़ में मिल गया। उसे हथकड़ी पहनाई गई, लेकिन वह पागलों की तरह हंसता रहा। राजेश्वर मुझ में है, वही मुझे चलाता है। पुलिस ने हवेली की तलाशी ली और तहखाने में पुराने कपड़ों में लिपटे शव पाए। यह पुष्टि हो गई कि अनिल ही हाल के गायब हुए लोगों का हत्यारा था, जो राजेश्वर की किंवदंती का सहारा लेकर गांव को आतंकित कर रहा था। राधिका और विक्रम ने तस्वीरें, ऑडियो और सबूत पुलिस को सौंप दिए और मामला आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया। लेकिन यह अनुभव उन्हें भीतर तक बदल चुका था। राधिका ने शापित स्थानों की तस्वीरें लेना छोड़ दिया और अब वह शांत धान के खेतों और मंदिरों की फोटोग्राफी करने लगी। विक्रम ने इस घटना पर एक लेख लिखा, जिसने पश्चिम बंगाल को हिलाकर रख दिया और राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान गांव की ओर खींचा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद राधिका को अज्ञात पत्र मिलने लगे, बिना किसी प्रेषक के, जो हर रात उसके दरवाजे पर रखे होते थे। उनमें लिखा होता था, वह अब भी मुझे देखता है और तुम नहीं बच पाई हो। वह भी ताजी लाल स्याही में, जिससे एक धातु जैसी गंध आती थी। रात में उसे कदमों की आवाजें सुनाई देती, जबकि खिड़कियां और दरवाजे सब बंद होते। उसके सपनों में दूर से आती घंटियों की आवाजें गूंजने लगीं, जो किसी मंदिर से नहीं आती थीं। गांव ने धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर लौटना शुरू कर दिया, लेकिन लोग अब भी भूतिया भवन का नाम लेने से डरते थे, मानो उस नाम का उच्चारण ही राजेश्वर को वापस बुला सकता था। राधिका अब गुमसुम रहने लगी थी। उसकी आंखों के नीचे थकान की गहरी रेखाएं थीं। हर रात वह खिड़की से बाहर झांकती रहती। बारिश की बूंदें हवेली की यादें वापस लातीं, और उसके मन का एक हिस्सा अब भी सोचता था कि क्या अनिल ही सबका कारण था, या फिर राजेश्वर का आत्मा, या कोई और प्राचीन अज्ञात शक्ति अब भी उस शापित हवेली की छाया में मंडरा रही है, अगली शिकार का इंतजार करती हुई।